गालियां कौन दे रहा था? ये तो उनकी गालियां तो पूरे पाकिस्तान ने सुनी है, पूरे आपके मीडिया ने सुनाई है। तो क्या इलेक्शन कमीशन को इस बात पर एक्शन नहीं लेना चाहिए था? कल को वो आपको गाली निकाले तो आप क्या कहेंगे कि कोई इलेक्शन कमीशन गालियां भी नहीं, धमकियां दी? मैंने तो पुलिस की गाड़ी को भी नहीं रोका, मैंने तो एक काले रंग का ब्लैक वीगो था बगैर नंबर प्लेट के, वो मैंने रोक के कहा कि आप तौहीन अदालत ना करें, आप फवाद चौधरी साहब को अदालत लेके चलें। 3 बार अदालत ने हुक्मनामा जारी, लेकिन उन्होंने मेरी नहीं सुनी। उन्होंने कहा जी हमें बहुत ताकतवर लोगों के ऑर्डर हैं, हम तो वहीं इनको इस्लामाबाद भी लेके जाएंगे। जब आपकी करेंसी महंगी होती है तो डेफिनेटली जो बिजनेसेस इंपोर्ट करते हैं उनके लिए इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाती है। टैक्सेस अब बढ़ाने पड़ेंगे IMF के प्रोग्राम के लिए, तो वो भी एग्जिस्टिंग बिजनेसेस पे लगेंगे, है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत हैं। नाज़रीन, 2 असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक वहाँ इलेक्शन कब होगा कोई डेट नहीं दी गई है। लेकिन साथ ही साथ अब दोनों सूबों में निगरां काबीना और तमाम तर चीज़ें वो अपने मराहिल में है। क्या इस वक्त PDM के अंदर मौजूद जमातें इलेक्शन नहीं चाहती हैं कि सूबाई असम्बलियों के अंदर इलेक्शन ना हो? क्या वजह है कि आईन यह कहता है कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन करवाया जाए, इलेक्शन ज़रूरी है क्योंकि आइन की रूह के मुताबिक। इसी के साथ साथ कौमी असम्बली के 35 हल्कों में इलेक्शन करवाया जा रहा है, वहां पर तो बाकायदा डेट भी दे दी गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। क्यों सूबाई असम्बलियों के मामलात अब तवील हो रहे हैं और उस पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को तशवीश भी हो रही है? क्या PDM की जमातें, जिसमें लाहौर में बाकायदा तौर पर बोर्ड भी लगा दिए गए कि पहले एहतसाब फिर इंतखाब, तो क्या ये एक पूरी कोई प्लानिंग हो रही है? इससे पहले ये खबरें सामने आ रही थी कि हल्का बंदियों का मामला है, मरदमशुमारी और उसके बाद हल्का बंदियों, और ये मामला तूल पकड़ सकता है, तवील हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ मरियम नवाज की जो वापसी है उसको भी कहा जा रहा है कि वो इलेक्शन मुहिम में जाएंगी। लेकिन हुकूमत इस वक्त जब 2 दिनों में 31 रुपए डॉलर बढ़ गया है, तो उस लिए पाकिस्तान मुस्लिम नून, जो पंजाब में एक बड़ी जमात है जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुकाबला होना है, ऐसी सूरत में जब अगले हफ्ते महंगाई जो है वो होशरुबा हो जाएगी, क्या इलेक्शन की तरफ जाएंगे? ये एक बहरहाल अहम मामला है। हम बात करते हैं। अली गौहर बलोच साहब इस वक्त हमारे हैं। बहुत शुक्रिया बलोच साहब आपके वक्त का। बलोच साहब, पंजाब जिसके आप भी MN हैं, अब इलेक्शन क्या नहीं करवाना चाह रही है PDM की हुकूमत के यहाँ पर इलेक्शन जो 90 रोज़ के अंदर होना चाहिए, KPK में भी, तो इलेक्शन को कोई रुकावट है, कोई मसाइल हैं कि इलेक्शन ना हो? देखिए, हमने हमेशा कानून और आइन की बात की है और कोई ऐसा कदम जो है वो उठाने के लिए ना हम तैयार हैं, ना उस चीज़ की हौसला अफजाई कर सकते हैं कि जो आइन और कानून के खिलाफ हो। तो इलेक्शन की डेट देना इलेक्शन कमीशन का काम है और नेचुरली वो मतलब है कि अनाउंस कर देंगे शेड्यूल, जाहिर है वो जो आइन के मुताबिक है। तो इलेक्शन के लिए तो हमने पहले ही कह दिया था और हमारी लीडरशिप ने कह दिया था कि हम तैयार हैं और हम इलेक्शन में जाएंगे। अलबत्ता जो सियासी इंतशार फैलाया जा रहा है मुआशी तबाही के बाद, और जिस तरह से इमरान प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया और जो जिस तरह से वो पनामा के जरिए और झूठे मुकदमात के जरिए एक ऐसे लोगों को इक़्तिदार के ऊपर मुसल्लत किया गया उस वक्त जो कि पाकिस्तान का मैंडेट ले के नहीं बल्कि मैंडेट छीन कर मुसल्लत हुए थे। तो जिन लोगों ने आज जिस मुआशी तबाही का हम जिक्र करते हैं और कहते हैं कि डॉलर का ये सूरत हाल है, फलां चीज़ की ये सूरत हाल है, तो ये उन्हीं लोगों का किया धर है जिन्होंने 3.25 साल के अंदर कर्जे तो जो है वो पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े लिए, लेकिन उन कर्जों के सम्राट पाकिस्तान तक तो नहीं पहुंचे, उनकी जेबों तक पहुंचे। और यही वजह है कि आज उनकी ऑडियो वीडियोस भी आपको, जिस तरह से अमीन गंडापुर की आपने सुनी, इस तरह से वो 3-3 और 6-6 कैरेट की अंगूठियों की बातें होती रही, तो ये चीजें ज़बाने ज़द आम है। यही वजूहात हैं। पाकिस्तान की मईशत हालात की वजह से खराब नहीं होती, ये सारा मलबा कोरोना के ऊपर डालते हैं और कोरोना के पीछे बैठ के सुनामी ट्रीज के जरिए और चीनी और आटे के जरिए और BRT पिशावर के जरिए बड़े बड़े करप्शन के स्कैंडल बनाए, पाकिस्तान का लिया हुआ कर्जा हड़प कर गए और आज कहते हैं ऊपर से। अच्छा बलोच साहब, इसमें दो सवाल सर। तो क्या इस सारी अमल में जो आप बता रहे हैं ये सब कुछ पिछली हुकूमत में किया, तो आप समझते हैं कि आप फुली तौर पर इलेक्शन में जाएंगे? और दूसरा,
अगर ये सारी करप्शन की कहानियां और ये वो है, तो अब तक पिछले 10 माह में आपने करप्शन के हवाले से कितने केसेस सर इनके खिलाफ किए हैं? अगर वो मुल्की खजाना लूट के हैं तो सर तो फिर तो नहीं छोड़ा जाना चाहिए इनको। देखिए, बिल्कुल आपका बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन है और बुनियादी तौर पर आपको पता है कि करप्शन के जो मामलात हैं वो उन इदारों का काम है, हुकूमतों का काम होता है, वो उन इदारों का काम होता है, जो कि मतलब है कि जिसके वो नैब, वो FIA और वो इदारे जो कि मतलब है कि उसकी तहकीकात करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, नैब तो फिर टुकलस कर दिया आपने, नैब तो आपके केस माफ कर रहे हैं, इनको तो पकड़ेगा ही नहीं। नैब का इदारा, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ ना कि देखिए अभी जब FIA ने इनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू करती है, पहले तो ये कहते हैं कि हमारे जो हाथ हैं वो साफ हैं, तो फिर ये जाकर हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर्स ले आते हैं। और दूसरी बात ये है कि तोशा खाना के केस में देख लीजिए, एक्सपोज हुए, वहां पर जजमेंट्स जो थी इलेक्शन कमीशन ने दी। अब वो फंड किस तरह से चोरी हुआ और कहाँ इस्तेमाल हुआ, और ये तमाम काम जो है वो FIA और दीगर इदारों का, और बहरहाल वो केस ऑलरेडी अदालत में है। दूसरी बात है फॉरेन फंडिंग केस, उसमें भी इनका कच्चा चट्ठा जो है वो सामने आ चुका है और उसकी तहकीकात भी FIA कर रही है। तो जाहिर है बिल्कुल, लेकिन हम इनकी तरह से नहीं कि शहजाद अकबर झूठे मुकदमात बनाकर मीडिया के ऊपर अरबों रुपए के पेपर लहराया करता था और जब अदालत में जाता था तो ना कोई एविडेंस होती थी, ना कोई केस होता था, खुदा पहाड़ जाता था और निकलता चूहा था अंदर से। तो बलोच साहब वो तो ये कह रहे हैं कि वो तो एक खालिस धमकी पर आपकी हुकूमत ने फवाद साहब को पकड़ लिया। बलोच साहब कहते उन्होंने तो सिर्फ बात की है, वो कहते हैं हमने तो बात की है और हमें पकड़ लिया है। देखिए बात ये है कि फवाद चौधरी साहब को हमने नहीं पकड़ा, फवाद चौधरी साहब ने एक इदारे के खिलाफ हर्जा सराई की है, जिस तरह से कि उन्होंने शादियों की तकारीब में थप्पड़ रसीद किए थे साफियों के मुंह के ऊपर, फिर जिस तरह से कि उन्होंने लाइन में खड़े होकर जब वो वजीर थे तो इलेक्शन कमीशन को गालियां निकालते थे। और फवाद चौधरी साहब को वो भी वक्त याद करना चाहिए जब वो हुकूमत के नशे में थे तो रोज मतलब है कि मीडिया टॉक में खड़े होकर कहते होते थे फलां को पकड़ के अंदर कर दें, फलां को पकड़ के अंदर कर दें, मीडिया पे धमकियां दिया करते थे। वो वक्त उनको अपना याद होना चाहिए। दूसरी बात यह कि हम बिल्कुल विक्टिमाइजेशन के जो है वो कायल नहीं है और ना ही करना चाहते हैं। तो बहरहाल अगर कोई फवाद चौधरी साहब सब समझते हैं कि वो अगर इसमें बेगुनाह है, उन्होंने नहीं किया, तो वो फिर गालियां कौन दे रहा था? ये तो उनकी गालियां तो पूरे पाकिस्तान ने सुनी है, पूरे आपके मीडिया ने सुनाई है। तो क्या इलेक्शन कमीशन को इस बात पर एक्शन नहीं लेना चाहिए था? कल को वो आपको गाली निकाले तो आप क्या कहेंगे कि कोई इलेक्शन कमीशन गालियां भी नहीं है, धमकियां दी। और मेरा ख्याल है कि ये कानून तो हरकत में आएगा ना जब आप इस किस्म की हरकतें करें। सही है, तो इसका मतलब है कि अब धमकियों वाला जो मामला है वो उधर ही मुक्तेंगे। अच्छा, फर्रुख हबीब साहब हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। मियां फर्रुख हबीब साहब, आप पुलिस से डकैती कर रहे हैं सर, आपके खिलाफ तो FIR पुलिस के साथ डकैती करने की डाल दी गई है। देखें, पुलिस के साथ क्या डकैती करनी है? मैंने मसला ये है कि पुलिस के दर्जनों सलाह तरबियत याफ्ता एहलकार और उनके साथ डकैती कर गया। ये कोई इनको FIR का मतन देने वाला इनको कोई फिल्मी हदायतकार ही मुझे लगता है और किसी इंडियन मूवी का, लेकिन हकीकत में तो ऐसा मुमकिन नहीं है। मैंने तो पुलिस की गाड़ी को भी नहीं रोका, मैंने तो एक काले रंग का ब्लैक वीगो था बगैर नंबर प्लेट के, उसको मैंने रोक के कहा कि आप तौहीन अदालत ना करें, आप फवाद चौधरी साहब को अदालत लेके चलें। 3 बार अदालत ने हुक्मनामा जारी किया, लेकिन उन्होंने मेरी नहीं सुनी। उन्होंने कहा जी हमें बहुत ताकतवर लोगों के ऑर्डर्स हैं, हम तो वहीं इनको इस्लामाबाद ही लेके जाएंगे। तो आज अदालत ने जो है वो पूरी जमानत जो है वो मंजूर कर ली है। कोई बात नहीं, FIR जितनी इन्होंने काटनी है काटने। फवाद चौधरी पे भी इन्होंने बोगस FIR काटी, 32 FIR इन्होंने साबका वजीर आजम चेयरमैन PTI इमरान खान के ऊपर जो है वो काटी हुई है। तो ये पिछले 9 माह से जो मुसलसल रजीम चेंज ऑपरेशन जारी और सारी है, इससे मुल्क को तो कोई फायदा नहीं हुआ, मुल्क का तो नुकसान हुआ। तो लिहाजा अभी सीख लेना चाहिए, अभी नसीहत पकड़ लेनी चाहिए। कोई हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो हैं वो पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं।
आप लोगों को उनका जमहूरी राइट इस्तेमाल करने दें, सही मुल्क में अभी तक इंतखाबात। तो जमहूरी राइट वाला तो मामला इस वक्त ये है फारूक हबीब साहब के इलेक्शन जो है उसकी डेट नहीं आई है, पंजाब के सूबाई असम्बली और KP के भी, क्या वजूहात हैं? कोई आपको लग रहा है कि मामला लटकता है? यही वजह है कि हम अदालत में चले गए और हम इसी वजह से गए हैं कि गवर्नर को हदायत जारी की जाए क्या इनका आर्टिकल 105 है उसके ऊपर अमल दरामद करवाया जाए और फौरी तौर के ऊपर जो है वो इंतखाबात की तारीख दी जाए। तो सर आप अदालत मोहसिन नकवी बतौर वज़ीर आला पंजाब उनकी तैनाती के खिलाफ भी गए हैं, अपोजिशन लीडर राजा रियाज आपके शहर के उनके खिलाफ भी गए हैं। मामला ये है कि अब आपकी असम्बलियों की तहलील के बाद आपके हाथ से कार्ड निकलते नहीं जा रहे हैं, इस वक्त मन मर्जियाँ सारी हुकूमत, कोई कार्ड हाथ से नहीं निकला। यहाँ पे मामला कार्ड का नहीं है, मामला है आइन की बालादस्ती का। आइन कहता है 90 रोज में इंतखाबात करवाने, तो वो करवाने, उससे ये पीछे तो नहीं हट सकते। अब अगर ये जुल्म करना चाहते हैं, बरबरीत करना चाहते हैं, जबर करना चाहते हैं, तो उसका फिर हम भरपूर डट के जो है वो मुकाबला करेंगे। और मैं नहीं समझता कि ये हमारे हौसलों को ऐसा कर सकते हैं। लोगों ने ये फैसला कर लिया होगा कि अब अपना हक जो है वो उसको हासिल करना है। लोगों ने बड़ी लंबी जदोजहद की है, पाकिस्तान की आवाम ने, लोग बाशऊर हो गए हैं। लोग इस NRO रदा हुकूमत को कबूल करने को तैयार नहीं है। के दौर में गरीब के मुंह से रोटी छिन गई है, आटा 160 रुपए किलो हो गया है, डॉलर जो है वो 80 रुपए महंगा हो गया है और एक रोज के अंदर कल एक रोज में 25 रुपए महंगा हुआ, आज फिर 10 रुपए जो है वो महंगा हो गया है डॉलर। तो ये मुल्क को कहाँ लेके आ गए? इनको ये खुद सोचना चाहिए कि मुल्क के हालात इन्होंने तबाही के दहाने पे ला के खड़े कर दिए हैं। इसके कॉन्सिक्वेंसेज नताइज बहुत बुरे होंगे मुल्क के लिए और अवाम जो है वो इस पर मुश्किलात का शिकार है। यही वजह है कि लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं। ये इंतखाबात से इनकी भागने की राह फरार इख्तियार करने की वजह ये 13 रुकनी इत्तेहाद, सारी पाकिस्तान की जमातें एक तरफ हैं, सारे दिमाग एक तरफ हैं, ये सारे तजर्बाकार जो अपने आपको कहते थे बड़े तजर्बाकार है, ये सारे एक तरफ हैं। दूसरी जानिब जो है वो इमरान खान और पाकिस्तान की आवाम खड़ी है। तो लिहाजा ये कब तक जो है वो कहते हैं ना बकरे की माँ कब तक, तो ये एक ना एक दिन तो जो है वो इन्होंने काबू आना है। इस वक्त तो बहरहाल वो लगे हुए हैं कि किसी तरह को शिकार कर लिया जाए। अब्बास शबीर हमारे नुमाइंदा खुसूसी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास, इस वक्त क्या वजूहात हैं, क्या प्लान हो रहा है इस्लामाबाद में कि इलेक्शन किसी तरह डिले किए जाएं? क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जब IMF का मामला होगा और साथ ही इस वक्त डॉलर की कीमत है, इलेक्शन में तो नहीं जाएगी PDM, तो प्लान क्या कर रहे हैं? मुदस्सर, बिल्कुल हर चीज क्लियर नजर आ रही है क्या हो रहा है। इलेक्शन से किसी तरीके से डिले करने की कोशिश की जा रही है, भागने की कोशिश की जा रही है। आज का दिन बड़ा हैपनिंग वाला दिन था इस्लामाबाद में। सुबह फवाद चौधरी साहब की पेशी थी अदालत में, जिसके बाद उनको जुडिशल किया गया। उसके बाद असद उमर साहब सुप्रीम कोर्ट पर गए, उधर उन्होंने निगरान वजीर आला के लिए दरख्वास्त जमा कराई, उनके खिलाफ पिटीशन जमा करवाई है। इमरान खान साहब का खिताब है, आज उनसे सिक्योरिटी भी वापस ले ली गई है खान साहब से, KPK की इस्लामाबाद की। इसके बाद 5 बजे उनका खिताब है, तो काफ़ी हैपनिंग वाला दिन है। लेकिन ये जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जो हमारे सामने चीज़ है, जो पब्लिक ओपिनियन है, आज वुकला को जिस तरीके से मैंने जिस जोश के अंदर देखा फवाद चौधरी साहब की पेशी के मौके पर, ये जितना मर्जी कोशिश कर लें इमरान खान को ये पीछे नहीं कर सकते। जो वहाँ पर जमे गफीर था अवाम का F8 कचहरी में, सुबह अर्ली मॉर्निंग ही आज उनको ले गए अदालत में। तो एक्सपेक्ट किया जा रहा था लेट आएंगे और ये प्लान था कि लोग आएंगे, लेकिन अचानक ही लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए और बहुत बड़ी तादाद में कचहरी के अंदर लोग। तो वहाँ पर भी एक समा था। बिल्कुल क्लियर है, हर किसी के दिमाग में है। तहरीके इंसाफ के अपने लोगों से आप पूछ लें कि उनको भी ये पता है कि ये इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। ये सब कुछ डिलेइंग टैक्टिक्स के तौर पर किया जा रहा है। आईनी तौर पर अब तक इलेक्शन की डेट्स अनाउंस हो जानी चाहिए थी, लेकिन इलेक्शन की डेट्स अनाउंस नहीं की जा रही, क्योंकि इस वक्त जो पॉपुलैरिटी है, डे बाय डे जो पॉपुलैरिटी इमरान खान की बढ़ रही है, ये जितने इवेंट्स बना रहे हैं, जितने एपिसोड्स बना रहे हैं और पॉपुलर हो रहे हैं। आप फवाद चौधरी देखें कि किस तरीके से वो अदालत लेकिन अब्बास, पॉपुलैरिटी तो इमरान खान की बहुत ज्यादा है, लेकिन उस पॉपुलैरिटी को तो वोट में कन्वर्ट होना है। जब वो वोट ही नहीं डालने देंगे तो फिर उस पॉपुलैरिटी को तो वहीं तक वो महदूद कर रहे हैं। उनके खिलाफ मुकदमात, गिरफ्तारियां, सब कुछ वो करेंगे। देखिए, तहरीके इंसाफ के पास अब एक ही हल है, वो है अवामी अदालत। अवाम को किस तरीके से वो निकाल सकते हैं सड़कों पर, क्या उनका रोड मैप है,
क्या उनकी स्ट्रेटेजी है, किस तरीके से ये मुजाहरे करेंगे, कौन से इश्यूज लेकर ये मुजाहरे करेंगे। महंगाई के ऊपर कर लिया इन्होंने, अब ये इंतखाबात का जो मुतालबा तहरीक इंसाफ का है उसको किस तरीके से लेकर चलते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, मुकदमात 9 महीने में पिछले ये तहरीक इंसाफ की जो सारी सीनियर क़यादत है ये अदालतों के चक्कर ही लगा रही है। इमरान खान साहब पर कोई 20 से 25 मुकदमात हुए हैं, तो ये मुकदमात का सिलसिला अभी भी जो हमारे सोर्सेज बताते हैं कि ये चलता ही रहेगा। और भी जो लीडरशिप है उनको भी किसी न किसी तरीके से अगर ये सड़कों पर निकलेंगे तो दफा 144 की खिलाफ वर्जी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी स्टेट इनके खिलाफ मुकदमात बनाकर इनको अंदर कर सकती है। ये वेल प्रिपेयर्ड है। और मैंने तो कल देखा जिस तरह फरूख हबीब ने वहां पर रोकने की कोशिश की फवाद चौधरी को, जो अदालती हुक्म था, और जो पार्टी की सीनियर क़यादत है वो मैंने उनको देखा, सुबह सुबह हमाद साहब थे, जुल्फी बुखारी थे, शीरी मजारी थी, अली अवान थे। ये जिस तरीके से इस जो पहली टीयर की लीडरशिप इस वक्त जिस तरह फवाद साहब अरेस्ट हैं, उनको किस तरीके से बैकअप कर रही है, लाहौर में किस तरीके से मुराद सईद, उस्मान डार और ये सारे एक्टिव हैं, क्योंकि फवाद चौधरी एक तहरीक इंसाफ का एक वेल नोन फेस है, एक बड़ा अच्छे स्पोक्समैन है। सारी जमात की जो भी पॉलिसी होती है, जो नैरेटिव होता है, वो फवाद साहब के थ्रू ही आगे जाता है। तो उनके बाद आप देखेंगे किस तरीके से उन्होंने चीजों को टैकल किया है। अभी अब्बास, फिर आप देखना ये कि इमरान खान का आज का खिताब और अगली स्ट्रेटजी की क्या है। अगर ये ऐलान नहीं होता है इलेक्शन के हवाले से, तो फिर क्या और किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सामने आती है। मैं शुक्रिया अदा करूंगा अब्बास शब्बीर आपका भी, फ़ारूक हबीब साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, अली गौहर बलोच साहब। हम यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर कुछ बात करते हैं इस वक्त मुआशी सूरत हाल के हवाले से। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, एक जंगल में कहत पड़ गया तो शेर ने बकरी को तलब किया और बकरी से कहा कि इस वक्त सूरत हाल बहुत बुरी है, मुश्किल हालात हैं और इसमें तुमने एक वक्त का चारा खाना है और 3 वक्त की रोटी देनी है, क्योंकि इस वक्त कुर्बानी की ज़रूरत है और तुम्हें कुर्बानी देनी है। बकरी ने जुर्रत की, हिम्मत की और कहा कि बादशाह सलामत, हर बार हम ही कमज़ोर और गरीब जानवर जो है वो कुर्बानी देते हैं, अब की बार आप कुर्बानी दें, ताकतवर लोग कुर्बानी दें। तो शेर ने कहा कि शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि कुर्बानी सिर्फ हलाल जानवर की होती है, हम तमाम के तमाम हराम जानवर हैं, कुर्बानी इसलिए आज भी पाकिस्तान की आवाम दे रही है। नाज़रीन, बहरहाल ये एक जंगल की कहानी थी। हम बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान की 99% आवाम पिछले 75 साल से कुर्बानी दे रही है और इस कुर्बानी में हमेशा वो पिसते हैं, लेकिन 1% लोग कुर्बानी नहीं देते क्योंकि वो ताकतवर लोग हैं और वो इस मुल्क से वो तमाम कुर्बानी का जो गोश्त है वो खाकर मजीद ताकतवर हो रहे हैं, जो अवाम कुर्बानियाँ दे रहे हैं। और आज भी जो कुर्बानी की बात हम करने जा रहे हैं वो ये है कि इस वक्त 2 दिन में 31 रुपए से ज़ायद डॉलर महंगा हो गया है। सिर्फ एक खबर है कि डॉलर महंगा हो गया, इस डॉलर के क्या असरात होंगे। हमारे साथ खुरम शहजाद हैं, इकोनॉमिस्ट है, बहुत शुक्रिया। खुरम साहब, सादा लफ्ज़ों में आम आदमी के लिए जो बेचारा 75 साल से कुर्बानी ही दे रहा है, उसके लिए क्या है कि ये डॉलर जब बढ़ा है तो अब क्या होगा सर पाकिस्तान के आम आदमी के लिए? जी अस्सलाम वालेकुम। देखें, आम आदमी के लिए 2 चीजें होंगी, एक तो महंगाई में इजाफा होगा और दूसरा उसके रोजगार में कमी होगी। ये 2 बड़ी चीजें होंगी। अच्छा जी, ये तो दोनों पर, उसके लिए अगर रोजगार में भी कमी हो रही है और महंगाई, सर ये रोजगार में कमी किस तरह से होगी? महंगाई तो चलें, पेट्रोल महंगा होगा, हर चीज महंगी हो जाएगी, डॉलर महंगा हुआ है, तो रोजगार में कमी कैसे होगी खुरम साहब? देखें, हो ये रहा है कि जो बिजनेसेस हैं उनके लिए 2 तरफ से कॉस्ट जो है उनको पे करनी पड़ रही है। एक तरफ तो करेंसी का इशू है जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया गया है और इंटरेस्ट रेट्स ऑफ कोर्स आपको पता है बिजनेसेस के लिए मुश्किल होते हैं कि उनकी जो उन्होंने जो कर्जात लिए हुए होते हैं उनकी जो अदायगियां होती हैं वो महंगी हो जाती हैं। तो एक तो उनको यहाँ से हिट पड़ रही है, दूसरा जो है जब आपकी करेंसी महंगी होती है तो डेफिनेटली जो बिजनेसेस इंपोर्ट करते हैं उनके लिए इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाती है। और तीसरा ये कि जब टैक्सेस अब बढ़ाने पड़ेंगे IMF के प्रोग्राम के लिए तो वो भी एग्जिस्टिंग बिजनेसेस पे लगेंगे, ज्यादातर यही जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है।
तो होगा ये कि जो बिजनेसेस हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, कोर्स वो अपने आप को अपने अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं या फिर अपनी कॉस्ट है ओवरऑल वो कम करने की कोशिश करेगी, क्योंकि डिमांड साइड पे जो है वो इतनी ग्रोथ नहीं होगी। खुर्रम साहब, जो आप ये बात कर रहे हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि IMF के प्रोग्राम में अगर चले गए खुर्रम साहब तो वो हो गया 9वां जायजा जो अब इजलास होना है, मामलात क्लियर हो गए तो हालात बेहतर हो जाएंगे। वो हालात कौन से हैं जो बेहतर होंगे? देखिए, हालात बेहतर जो होंगे ना वो कुछ टाइम के बाद होंगे। वो अभी फौरन नहीं हो सकते, क्योंकि हुआ ये है कि हमने कुछ डिसीजन लेट किए हैं, डिले किया है, उसकी वजह से जो मईशत है उसको एक कॉस्ट बेयर करना पड़ रही है। ठीक है, और जब कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है और आप अपना जो फैसला है वो डिले के साथ करते हैं, और आपने करना वही है अगर जो आप 4 महीने 6 महीने पहले कर सकते थे, तो डेफिनेटली ऐसा नहीं हो सकता कि डिले भी आप करें और आपको कॉस्ट भी ना पड़े और आपकी चीज़ें भी ठीक हो जाएं। ये नहीं हो सकता। ये गिव एंड टेक होता है कि आपने अगर डिले फैसला किया है तो उस फैसले के जो असरात हैं वो भी डिले आएंगे। जब डिलेड आएंगे तो डेफिनेटली बीच में कॉस्ट होगी, और अनफॉर्चुनेटली वो कॉस्ट या तो मिडिल क्लास बेयर करेगी और लोअर क्लास सबसे ज़्यादा बेयर करेगी डेफिनेटली। सही, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। बड़ा मामला है कि अगर ये डॉलर और ये चीज़ें हो रही हैं तो जहां महंगाई होगी वहां रोज़गार में अब कमी होगी। ये अलार्मिंग सिचुएशन बहरहाल पाकिस्तानियों के तैयार रहने की है। अब कुछ बात कर लेते हैं बोल बाज़ार के हवाले से। तो बोल बाज़ार में खबर बड़ी अहम आई है, आपने आप बोल के हेडलाइन में भी देखी कि पाकिस्तान में अगर जो कंटेनर्स फंसे हुए हैं, अगर सूरत हाल क्लियर ना हुई तो मुल्क में 15 रोज़ का दाल का स्टॉक रह जाएगा। दाल जो किसी ज़माने में कहा जाता था गरीब आदमी के लिए, अब तो दाल भी उसकी पहुंच से दूर है, तो सिर्फ 15 रोज़ का स्टॉक रह जाएगा। वजूहात क्या है? जुड़िया बाज़ार के जो होलसेल इस वक्त डीलर्स के सदर हैं अब्दुर्रऊफ इब्राहिम, उन्होंने क्या गुफ्तगू की है वो आपको दिखाते हैं जी। डॉलर के बढ़ जाने के बावजूद दालों के कंटेनर रिलीज नहीं हो रहे हैं, बैंकें डॉलर दे ही नहीं रही हैं। हम कहते हैं कि 265 का डॉलर है तो आप 70 ले लें, लेकिन नहीं मिल रहा है। अब सवाल ये रहा कि हमारे पास 15 दिन का स्टॉक है दालों का, और दालों की शिद्दत और किल्लत ये बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि रमजान का बाबरकत महीना आ रहा है, उसमें दालों की कटिंग, बेसन और चने दाल की कटिंग ओवर होती है, जो साल में नहीं होती, वो सिर्फ 1 महीने में होती है। तो बराए मेहरबानी इस मुल्क पे रहम करें और एक बेसिक आइटम जो अवाम का है, जिसको आप समझते हैं कि आटा और दाल, ये एक बेसिक खुराक है, और एक दाल में 40 आदमी 1 किलो में खा सकते हैं। डिटेंशन डेमरेज की मद में जो डेमरेजेस की ऐलान किया गया था, डेमरेजेस का कि माफ कर दिए जाएंगे, वो भी नहीं हुए, और डिटेंशन अलग करें। गुफ्तगू आपने सुनी है। अगर ये सूरत हाल क्लियर ना हुई तो फिर मुल्क में दालों की कीमतें मजीद इजाफा हो सकता है। अगर क्लियर हो जाए तो 100 रुपए कीमतें कम भी हो सकती हैं। हुकूमत ना जाने क्या सोच रही है, लेकिन अवाम क्या कहते हैं इस मामले पे कि IMF की जानिब अब जाया जा रहा है, इसके बाद अवाम के साथ होगा क्या? अवाम की राय देखते हैं, अवाम क्या कहते हैं। आप देखें, महंगाई देखें, डॉलर का रेट देखें, अखबारों में आप देखें, इन्होंने गरीब आदमी के सत्यानाश किया हुआ है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो है ना तबाह है, कुछ भी नहीं हो रहा, और डॉलर का रेट कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। देखिए, हमारी हुकूमत हमेशा बेवकूफ़ बनती रही है IMF के सामने, और हमेशा नुकसान खाते रहे। उनको लगता है कि हम उधार लेके, उनसे लोन लेके सब कुछ ठीक कर रहे हैं, हालांकि हम पे कितना कर्जा चढ़ रहा है और क्या क्या उनकी शराइत मानने पड़ेंगे। लगता है ये कुछ नहीं छोड़ेंगे हमारे लिए। तो यहाँ पे महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो गया था, महंगाई कम नाम लेते नहीं, ये जो महंगाई हर चीज़ महंगा हो रहा है। आटा तो बिल्कुल महंगा है, शार्ट हो रहा है, घी इसी तरह का है, चीनी भी इसी तरह। अवामी रद्द अमल आपने जाना है, ये आपके सामने है। कुछ बात कर लेते हैं कि ये सारे पीछे जो है वो मामलात क्या, वो होती है करप्शन। शहबाज शरीफ की क़यादत में नाज़रीन अंदर की खबर आपको दें कि PDM हुकूमत के लिए ये 9 माह का दौरानिया किसी ईद से कम नहीं। मुल्क तबाही की जानिब गामजन रहा, लेकिन हुकूमत की करप्शन केसेस खत्म कराओ मुहिम जोर शोर से जारी रही और कामयाबियां भी समेटती रही। इसी 9 माह के अरसे से वजीर आजम शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA ने बेगुनाह करार दिया। इसहाक डार के पाकिस्तान लौटने के साथ ही उनके खिलाफ भी नैब का मुकदमा खत्म हो गया। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के समरात से नवाज शरीफ के साथ साथ आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी को भी तोशाखाना केस में रिलीफ मिला। इसी अरसे में मरियम नवाज और कैप्टन सफदर एवन फील्ड रेफरेंस में बरी हुए, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले
फैसले ने नवाज शरीफ की बरीयत की भी राह हमवार कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज FIA की मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे से बरी हुए। वहीं दोनों के खिलाफ रमजान शुगर मिल रेफरेंस नैब को वापस भिजवा दिया गया। राना सनाउल्लाह अपने खिलाफ मनशियात केस में अदालत पेश होते रहे और बिलाखिर वो भी बरी हो गए। यही नहीं, नून लीग के अता तारड़, राना मशूद, बिलाल फारूक तारड़, उवैस लगारी और दीगर MPAs ने पंजाब असम्बली हंगामा आराई केसेस में गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया और उनकी सुनी भी गई। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ पाक लेन रेफरेंस भी मुतल्लिका अदालत ने नैब को वापस कर दिया और अब वो इस केस में भी सरकारी कागजों में मुबैना करप्शन से पाक हो गए हैं। चंद दिन कबल जितनी चुस्ती और तेजी अपने मुकदमात खत्म करवाने में मौजूदा हुक्मरानों ने दिखाई, अगर उसका आधा भी कौमी मईशत को ठीक करने और तर्ज हुक्मरानी को बेहतर बनाने के लिए लगाया होता तो आज हमारा ये हाल ना होता। और अभी भी ये सिलसिला हुकूमत की जानिब से जारी व सारी ही है जो आज हमें नज़र आ रहा है। तो अंदर की खबर यह है कि इस वक्त भी यही सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। नाज़रीन, बड़ा एक अहम मामला सिंध में और कई साल गुजर जाने के बावजूद भी इंसाफ के तलब में बहुत से केसेस के साथ एक ऐसा केस है जिसे उम्मे रुबाब लीड कर रही हैं। नाज़रीन, कौन सोच सकता था कि ऐन शादी के रोज़ जहाँ खुशियाँ रक्स कर रही हों, घर के तमाम अफराद शादी के कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करके अपने बेटे की पसंद को उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक अपने घर लाने के लिए तन मन धन से लगे हों, ऐन उस वक्त दुश्मन हमला करके आपके दादा, चचा और सबसे अजीज़ वालिद की जान ले ले, खुशियों से भरा घर मातम कदा बन जाए। यही सब कुछ हुआ कदीम रिवायतों के अमीन सूबा सिंध में, जहाँ दादू के इलाके महर के तहसील में 5 साल कबल 17 जनवरी 2018 की शाम उम्मे रुबाब के घर में मेहमानों से रौनक लगी हुई थी। हर तरफ जश्न था। बहनें और करीबी रिश्तेदार ख़वातीन ढोलक की थाप पर शादी के नगमे गा रही थीं और अगले दिन उम्मे रुबाब के भाई की बारात थी। लेकिन बदनसीबी कही है कि सिंध के चांडियो फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले बासर अफराद ने साथियों के साथ उम्मे रुबाब के दादा, वालिद और चचा को दिन दहाड़े कातिल कर दिया। खुशियों भरा घर मातम कदा बन गया। उम्मे रुबाब की फैमिली के सिंध के इन सरदारों और वडेरों से कोई ज़ाती दुश्मनी तो नहीं थी, मगर उनका कसूर सिर्फ ये था कि वो वडेरा शाही के खिलाफ आवाज़ बुलंद करके गुलामी की जंजीर पहनने से इनकारी थे। पीपल्स पार्टी के रुकने सिंध असम्बली सरदार चांडियो और बुरहान चांडियो समेत 7 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज हुआ। चीफ जस्टिस ने 2 बार अज खुद नोटिस भी लिया, 2 माह में फैसला सुनाने का भी कहा गया, मगर बासर मुल्जिमान जमानत लेते रहे, ताखीर होती रही। इस जुल्म के खिलाफ नंगे पांव अदालत का दरवाज़ा खटखटाने वाली उम्मे रुबाब ने पूरे निज़ाम इंसाफ को झंझोड़ कर रख दिया। हद तो यह है कि इंसाफ की मतलाशी उम्मे रुबाब अपनी फरियाद अदालत आलिया तक पहुँचाने की खातिर जान की परवाह किए बगैर चीफ जस्टिस की गाड़ी के सामने तक आ गई। दर बदर की ठोकरें खाने के बावजूद आज तक उम्मे रुबाब को इंसाफ नहीं मिल सका है। मेहड़ में तहरे कत्ल को 5 साल मुकम्मल होने के बाद उम्मे रुबाब चांडियों ने जागीरदाराना निज़ाम के खिलाफ तहरीक का आगाज़ भी कर दिया। अब देखना यह है कि यह तहरीक किस तरह से कामयाब हो सकती है। प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। 2022 बहुत बड़े तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।